सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, गुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 15 लोकतंत्र में जन सहभागिता पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, मतदान क्या और क्यों। तीसरा, मतदान प्रक्रिया। चौथा, भारत में मतदान व्यवहार। पांचवा, कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालते हैं। छठवां, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिनिधित्व। सातवां, स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आठवां, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल की भूमिका। नौवां, लोकतंत्र और विभिन्न संगठन दबाव समूह के रूप। 10वां, मीडिया और जन सहभागिता। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में जन सहभागिता। लोकतंत्र जिसमें 18 वर्ष पूर्ण कर चुके वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोकतंत्र कहलाता है। जन सहभागिता, चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कितने प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए, सरकार के समक्ष जनहित के कार्यों के लिए कितने दबाव समूह, विभिन्न राजनीतिक दल, मीडिया, विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जनहित के कार्य के लिए सहयोग किया, यही जन सहभागिता कहलाती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मतदान क्या और क्यों। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिस राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने और मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे, उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी अधिक लोकतांत्रिक होगी। अधिक लोगों का सरकार बनने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र का एक मापदंड है। भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर थी, वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता था। सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष की उम्र को घटा करके अब 18 वर्ष की उम्र कर दी गई है, ताकि देश का युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मतदान प्रक्रिया। पहला, निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दूसरा, मतदाता सूची। संसद, विधानसभा तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की है, वो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। पागल, अपराधी, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर मतदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र की जांच करता है। नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रचार मतदान तिथि के 18 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है तथा सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नोटा बटन। निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें मतदाताओं के नाम, चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है, जिसे नोटा बटन कहते हैं।
इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तब कर सकते हैं। इसे 2013 में प्रारंभ किया गया। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे में दिया जाता है। 5वां गुप्त मतदान। हम किसी उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं तो किसी भी उम्मीदवार को पता नहीं चलता, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन या बैलेट पेपर के द्वारा किया गया मतदान, इसे गुप्त मतदान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अप्रत्यक्ष मतदान। इसमें जनता नहीं बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायक, लोकसभा के सदस्य, ये लोग जो है राष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। अब 7वां है राइट टू रिकॉल। यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है, जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पार्षद, इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में मतदान व्यवहार। क्या सभी मतदाता मतदान में भाग लेते हैं? इस पर हमको चर्चा करना है। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में, इस समय मतदान प्रतिशत 61.2 था, जो कि 1984 में अधिकतम 63.56% तथा 1971 में न्यूनतम 55.29% रहा। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10% कम रहा है। यह इस ओर संकेत करता है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में कम रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में औसतन 60% लोग मतदान करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है मतदान में कम भागीदारी करती है। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं निरंतर इस ओर प्रयास कर रही है कि अधिक मतदाता वोट डाले, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मतदाताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 1952 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख थी, जो 2004 में बढ़कर के 38 करोड़ 99 लाख हो गई, जो लगभग 4 गुना अधिक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कौन कौन सी बातें जो मतदाताओं को प्रभावित करती है। तो मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक और देश के व्यापक हित और नीतिगत तत्व महत्व रखते हैं, लेकिन साथ साथ अक्सर वो संकुचित हित जैसे जातिगत, धर्म, क्षेत्रीयता, आशावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव, ये सारी चीजें जो है मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह में पैसे, शराब और अन्य तोपों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी आदमी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में हैं या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तब फिर एक बार भारी मतदान हुआ और लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि मतदाता वर्तमान सरकार का कामकाज देखते हैं, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा राजनीतिक दलों की जो घोषणाएं हैं उसको भी लोकहितकारी वायदे, इनके प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार के द्वारा मतदाता काफी प्रभावित हो रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग ले, मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें तथा उसके आधार पर मतदान करने का निर्णय ले। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व। तो राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जनसहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर समझा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की इन संस्थाओं में कितनी सहभागिता है। भारतीय संविधान में शासन के 3 स्तरों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। राज्य स्तर पर विधानसभा और स्थानीय स्वशासन के लिए भी पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत आदि के सदस्यों का चुनाव भी जनता करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी।
कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवार कितनी है, यह भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक सूचक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल 10 उम्मीदवार है और वे सब के सब पुरुष है, तो हम कहेंगे कि महिला वहां पर सक्रिय नहीं है। अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएं हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। वर्तमान में लगभग 8% महिला उम्मीदवार है, यानी कि 92 पुरुष जहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वहीं केवल 8 महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यह भी हर चुनाव में कम ज्यादा होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन निकायों में प्रारंभ से ही महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई है। इस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व। हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। 16वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही स्थानीय शासन अर्थात पंचायतों और शहरी निकायों में भी इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दबाव समूह। तो दबाव समूह को हमें घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इसकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी। उस जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते आ रहे थे। कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद जमीन गांव वासियों को न मिल पाने पर 1987 में कुंसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया, जिसका नाम था किटिको हिच्चिको अर्थात उखाड़ो और रोको। इसमें लोगों ने नीलगिरी पेड़ उखाड़ कर उसकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद। आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपना पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाया कि इस कंपनी को बंद करो। इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और 1991 में कंपनी को बंद करना पड़ा। घटना में किसानों व बुद्धिजीवियों ने एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशेष समूह के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अपने हितों की प्राप्ति के लिए ये समूह ज्ञापन और न्यायालय में याचिका जैसे संवैधानिक साधनों के साथ साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी करते हैं। अन्य प्रकार के भी दबाव समूह होते हैं जो नियमित संगठन का रूप लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि व्यापारियों व उद्योगपतियों का संगठन है, जो मुख्य रूप से इनके लिए अनुकूल नीतियां बनवाने, अलग अलग उद्योगों के हितों व जरूरतों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। इस तरह कई और भी संगठन होते हैं जो विशिष्ट व्यवसाय के लोगों के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर और वकील संगठन आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दबाव समूह और राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी लोगों का संगठन होता है, उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। इस प्रकार राजनीतिक दल भी दबाव समूह होते हैं। राजनीतिक दलों और दबाव समूह इस अर्थ में अलग है क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होती है या सरकार बनाना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य को करवाना होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दबाव समूह की विशेषताएं। पहला, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा, दबाव समूह का निर्माण तब होता है
जब समान पैसे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तीसरा, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। चौथा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रदर्शित करना, लॉबिंग आदि का सहारा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उसके पास धन ज्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख अपनी ओर मोड़ने में सफल हो जाते हैं। इन आकांक्षाओं के बावजूद दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकारी गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। वर्ग विशेष हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों की नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह के न बनाई जाए। सरकार को ऐसे में पता चलते रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकतंत्र और संगठन। प्राय सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध जरूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सहकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह, श्रमिक संगठन, अधिवक्ता, वकील संगठन। तो इस तरह के समूह किसी भी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इसके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करे और सार्वजनिक हित को हानि न पहुंचाए। इस कारण इन संगठनों के पंजीयन का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीयन आवश्यक नहीं है जब वे तक वे अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले या युवा व लोग खेल या उत्सव समितियां बनाते हैं तो उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार के कानून कायदे में आना चाहती है तो उनको अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ट्रेड यूनियन या मजदूर संगठन। तो भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास बहुत पुराना है। इसका निर्माण आजादी की लड़ाई के समय से ही है। कामगारों के वेतन, काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से अपनी सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में सन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए, जैसे पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा हिंद मजदूर सभा, चौथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पांचवा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, छठवा भारतीय मजदूर संघ। ये संगठन न केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं, बल्कि दबाव समूह के रूप में भी सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यवसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यवसायिक हित समूह की संख्या और गतिविधि में काफी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। प्राय सभी व्यवसायों के लोग अपना अलग अलग संगठन बना लिए। वकील, कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, अखिल भारतीय डाक संघ, ये भारत के प्रमुख व्यवसायिक संगठन है। यद्यपि व्यवसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय से लोगों का कल्याण करना है,
फिर भी ये समुदाय राजनीतिक कार्यकलापों में काफी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हितों के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनीतिक रूप ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया है। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, इनके नाम प्रमुख है। धार्मिक समूह में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन सभा, दक्षिण सभा, इनके नाम विशेष रूप से है। कई जातियों ने भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना लिया है, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण संघ, वैश्य समाज, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालय और छात्रावासों में असंगठित जाति संगठन पाए जाते हैं। ये जाति संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनावों के समय अपने स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, जैसे वधू को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूह की भी एक महत्वपूर्ण मांग रही है। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में भी महिला दबाव समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, मीडिया और जन सहभागिता। तो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का साधन है संचार। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं, जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पत्र पत्रिकाएं आदि शामिल है। जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका। तकनीक में सुधार के चलते आज देश विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें समाचार चैनलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कहीं कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी तुरंत सूचना इस समाचार चैनलों के माध्यम से हमें उसी वक्त पहुंच जाती है। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य ही नहीं करती, बल्कि जनमत बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने महत्वपूर्ण जनमत तैयार किया है। निर्भया कांड, जिसमें दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुंची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना प्रारंभ कर दिया। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा को और अधिक सख्त कर दिया। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सजा दी जा सकेगी। इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ हुए जन लोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार बदलते हुए समाज की जरूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प उपलब्ध कराया है। शासन में जन सहभागिता बढ़ाने में मीडिया एवं संचार के दूसरे साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी है। मीडिया या तो सरकार या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब व ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुंचाती है तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं।
इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया को हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे। संविधान के बाहर ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें, ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता रहे। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।